Jai Hind students and welcome to the YouTube platform of CDS Mentors. CDS Mentors is an initiative by Nimbus Defense Academy जिसमें हम एस्पायरिंग यंगस्टर्स को ट्रेन करते हैं फॉर द डिफेंस एंट्रीज जिसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो CDS, FCAT, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट जो भी आपकी एस्पिरेशन हो, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप मेंटरशिप सीख कर रहे हो, देन दिस इज द डेस्टिनेशन फॉर यू। इट्स अ फेयरली न्यू प्लेटफॉर्म, धीरे धीरे हम इवॉल्व कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं। अभी फिलहाल हम टारगेट कर रहे हैं CDS एग्जामिनेशन जो कि आपका 1 सितंबर को होने वाला है। 3 वीक से भी कम का टाइम बचा हुआ है और करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो आज एक सेशन है, बेसिकली इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे बजट 2024-25 का। ठीक है, तो ये इलेक्शन ईयर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बजट में जो इस साल जो आपके बजट है वो 2 बार आता है। 1 फरवरी के मंथ में इंटरिम बजट आता है और इलेक्शन के बाद फिर से एक नया बजट आता है। तो इस बजट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। अगर आपका पेपर सितंबर में हो रहा है तो जुलाई के इवेंट्स के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं और अक्सर सीडीएस में क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली CAPF का एग्जाम हुआ था, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए थे करंट से रिगार्डिंग, तो इसीलिए हमें भी हर चीज़ को डिटेल में ही करना है। ये सेकंड वीडियो है, ऊपर आपको एक लिंक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में बेसिकली जो स्कीम्स वगैरह थी हमने वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सरकार कितना पैसा कहाँ से लेके आएगी, टोटल बजट कितने रुपए का है, ठीक है, कहाँ कहाँ सरकार खर्चा करेगी, कौन कौन से डेफिसिट्स हैं। देखो, आई टोल्ड यू कि आपको यहाँ पे वीडियोस देखनी है, पहले वीडियोस देखनी है जो आपको पढ़ाएंगे बेसिक कंसेप्ट के रिगार्डिंग। तो ऑब्वियसली मैंने बेसिक कंसेप्ट के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना के डाली थी। तो डेफिसिट का तो जितने भी कंसेप्ट हैं आपके, चाहे फिजिकल डेफिसिट चाहे रेवेन्यू डेफिसिट, इन सब कंसेप्ट को मैंने बेसिक बल्कि प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन डेफिसिट्स के बारे में क्या क्या उसके आंकड़े हैं हम वो डिस्कस करेंगे और साथ में किस स्कीम को, किस सेक्टर को कितना पैसा एलोकेट किया गया है, डिफेंस को कितना पैसा एलोकेट किया गया है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लेक्चर होने वाला है। अगर आप SSB के एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं तब भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली पिछली क्लास में हमने कुछ चीज़ें कवर कर ली थी। ये बजट के डॉक्यूमेंट हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, वी डिस्कस्ड अबाउट दैट पार्ट। ये रोड मैप फॉर विकसित भारत, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो हमने पिछली क्लास में कवर कर ली थी। और अब हम आ गए हैं इस इमेज के ऊपर, बेसिकली मैंने पिछली क्लास छोड़ दी थी। ठीक है, तो ये जो एक इमेज है ना, ये बेसिकली पूरा का पूरा बजट शो कर रही है यहाँ पे। बजट में देखो, अगर आप ये वाली बात करें तो यहाँ से पैसा आ रहा है। ठीक है, देखो अगर कहीं से पैसा आएगा तभी तो आप खर्च करोगे। तो ये है टोटल बजट। याद रखना, टोटल बजट कितना है आपका, 48.21 लाख करोड़। छोटा मोटा बजट नहीं है, 48.21 लाख करोड़ आपका टोटल बजट है। एक सेकेंड रुकना प्लीज। ओके, 48.21 लाख करोड़ आपका टोटल बजट है। और इस तरफ है आपके रिसीट्स, यानी कि आपकी इनकम कहां से आई। ठीक है, इस तरफ है आपके रिसीट्स। पी आता है पर पी को प्रोनाउंस नहीं करते। ठीक है, यहां है आपके रिसीट्स और यहां है आपके एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जो आपके लिए यहां बनता है कि इस साल जो आपका बजट है उसका कॉर्पस यानी कि उसका साइज कितना है। तो याद रखना है 48.21। ठीक है, 48.21 लाख करोड़। ठीक है, तो 48 लाख का बजट है और इतना बड़ा अगर आपका देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो ऑब्वियस सी बात है इतना पैसा तो आपको चाहिए होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये होती है, देखो वैसे बड़ी बेसिक सी बात है, लेकिन जितना आपके रिसीट्स होंगे, याद रखना सरकार जब भी बजट बनाती है तो हमेशा सरकार एक बैलेंस्ड बजट बना के चलती है। और बैलेंस्ड बजट क्या होता है, बैलेंस बजट का मतलब ये होता है कि जो ये वाली साइड है, जो आपकी रिसीट्स वाली साइड है, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर एक्सपेंडिचर साइड। अब याद रखना कि ये चीज पहले प्लान हो जाती है। ठीक है, याद रखना ये चीज पहले प्लान हो जाती है कि इस साल हमें इस स्कीम के ऊपर इतना इतना खर्चा करना है। देखो, जो भी अगर आपको अपनी लाइफ में डेवलप करना है तो आप अपनी इनकम के हिसाब से कई बार
अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं सोचते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे आप बोरो भी कर लेते हो। तो इसीलिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात याद रखनी है कि कितना आपको जरूरत है। देखो सरकार पहले ही आंकलन कर लेती है कि कितना पैसे की हमें जरूरत है, और जितना पैसा उसको चाहिए होता है उस तरीके से सरकार टैक्स कलेक्ट करती है और बाकी जगहों से पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है, बाकी जगहों से भी पैसा इकट्ठा करती है। तो ये सब जो चीजें हैं आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर कि जो आपकी रिसीट्स होते हैं, रिसीट्स दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। तो जितना भी पार्ट आप यहाँ देख रहे हो ये सारा का सारा आपका रेवेन्यू रिसीट है, और जितना भी पार्ट आप यहाँ देख रहे हो आपका कैपिटल रिसीट है। आपको यहाँ पे कोई डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जब सरकार बजट बनाती है तो वो रेवेन्यू रिसीट्स को अलग लिखती है, कैपिटल रिसीट्स को अलग लिखती है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में बेसिक फर्क क्या होता है? ठीक है, अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसीट्स की तो बेसिकली इसके अंदर वो पैसा होता है जो सरकार के लिए कोई भी बर्डन, ठीक है, क्रिएट नहीं करता है, या ना ही सरकार का कोई ना कोई एसेट छीन लेता है। जबकि ये सरकार से कोई ना कोई एसेट छीन लेता है या उसके ऊपर कोई ना कोई बर्डन लेके आता है। तो कैपिटल रिसीट का एक एग्जांपल क्या होता है? बोरोइंग। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना मार्केट लोन्स। मार्केट लोन्स क्या होते हैं आपके? ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं, स्मॉल सेविंग, बाकी सब चीजें मतलब इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो जो भी आपकी बोरोइंग्स होती हैं, ठीक है, सरकार कुछ पैसा, देखो यहाँ पे आपको मैंने कहा ना कि सरकार पहले ही प्लान कर लेती है कि हमें कितना खर्चा करना है। तो कितना खर्चा करने के लिए अगर टैक्स से प्रॉपर इनकम नहीं आ रही होती है तो सरकार कहीं ना कहीं कोई सरकारी कंपनी जो बढ़िया काम नहीं कर रही होती है उस सरकारी कंपनी को बेच देती है। ठीक है, देखो उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने पहले भी बताया है इसके बारे में पिछले वीडियो के अंदर, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो इससे क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट से सरकारी कंपनी बिक जाती है जिससे पैसा आ जाता है, लेकिन सरकारी कंपनी तो गई, यानी कि आपका एसेट खत्म हो गया। तो जहां आपका एसेट खत्म हुआ वो बन गया आपका कैपिटल रिसीट। ठीक है, और जहां आपके एसेट के ऊपर कोई असर नहीं आया, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ा, वो बन गया आपका रेवेन्यू रिसीट। तो आपको ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं चीजें अपने लेक्चर्स के अंदर, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकारी बजट को जब इमेज, देखो मेरी अपनी क्रिएट की हुई इमेज नहीं है, ये गवर्नमेंट के बजट में एक ऑफिशियल ग्राफिक है। तो देखो सरकार ने भी ब्लू कलर में क्या रखा हुआ है, कैपिटल रिसीट। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है आपका, यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर टैक्स भी आता है, इंटरेस्ट रिसीट्स भी आता है, डिविडेंड भी आता है, अदर चीजें भी आती हैं। ठीक है, तो डिविडेंड मतलब क्या है? डिविडेंड मतलब होता है सरकार का प्रॉफिट, जो सरकारी कंपनी है उसका प्रॉफिट। तो ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी इस बजट के अंदर। अभी इस इमेज के अंदर सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है कि 48 लाख करोड़ का बजट सरकार ने बनाया है। ठीक है, अभी तक क्या याद रखना है, 48 लाख करोड़ का बजट बना के रखा है। और इसमें जो रिसीट्स हैं, रिसीट्स के दो पार्ट हैं, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सरकार भी इसके अंदर डिवीजन करती है। ठीक है, अब हल्का हल्का आपको एक चीजें याद रखनी, देखो ये सब जो चीजें हैं ना बारी बारी, ये सब कवर होगा, ये सब कवर होगा, तो इसीलिए आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब यही जो आपका बजट है, जितना पैसा आ गया आपका, जब 48 लाख करोड़ आ गया, तो उसके बाद यही जो पैसा है आपका, ठीक है, स्कीम्स के ऊपर लगता है। अब स्कीम्स भी दो प्रकार की होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। तो इन स्कीम्स के ऊपर पैसा लगता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को पैसा दिया जाता है, और इस हिसाब से जो आपका बजट है वो प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी एक रफ सी इमेज थी। यहाँ पे मेरा पर्पस था आपको सिर्फ इतना बताना कि जिस प्रकार से हमने बजट के कंपोनेंट्स पढ़े थे, सरकार भी बजट के कंपोनेंट्स को उसी प्रकार से पेश करती है। तो एक साइड होती है आपके रिसीट्स की, एक होती है आपके एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर में भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंडिचर के अंदर भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो सैलरी है, जो पेंशन है, ठीक है, सैलरी और पेंशन क्या हो गया आपके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सब्सिडी की, सब्सिडी भी क्या होगी आपकी, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन जो भी पैसा यहाँ पे आ रहा है इंटरेस्ट पेमेंट्स के रूप में जा रहा है, ठीक है, ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका फाइनेंस कमीशन के लिए है जा रहा है पैसा, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें जो है वो यहाँ पे खर्च किए जाता है पैसा आपका। ठीक है, चलिए, तो इसमें इतना याद रखना है कि एक साइड है आपकी एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर की, एक साइड है आपकी रिसीट की। अब जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसके पर्सपेक्टिव से चीजों को डिस्कस करते हैं कि सरकार कह रही है कि अगर सरकार टोटल बजट में सिर्फ 1 रुपया लेके आ रही है, ठीक है, अगर सरकार पूरे के पूरे बजट में सिर्फ 1 रुपया लेके आ रही है, या मान लो 100 रुपए लेके आ रही है, तो उस 100 रुपए में कितना पैसा कहां से आ रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना रुपी कम फ्रॉम, पैसा कहाँ से आता है। अक्सर आपके पेपर में देखो, ये जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये जो अभी सामने आप स्लाइड देख रहे हो, ये है रिसीट्स, ठीक है। तो टोटल बजट में जो आपके 48 लाख करोड़ आए, हमने लिखा ना वहां पे, क्या लिखा हमने, टोटल कितने रिसीट्स आए, 48.21 LC लाख करोड़। ये जितना भी पैसा आया, उस पैसे में से सबसे ज्यादा पैसा किसके रूप में आया, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा पैसा आया आपका बोरोइंग के रूप में, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा किसके रूप में आया, बोरोइंग्स के रूप में आया, यानी कि 27% पैसा जो है वो बोरोइंग्स। आपसे ना यही सब ऑप्शन आएंगे और बोलेंगे इसको अरेंज करो, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, कि सबसे ज्यादा पैसा किससे आया, ठीक है, उससे कम पैसा किससे है, उसको आपको अरेंज करने के लिए बोलेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा पैसा आया बोरोइंग और लाइबिलिटी के तहत, ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर जो गवर्नमेंट को पैसा आया, वो आया इनकम टैक्स के फॉर्म में। अब कई बार पूछते हैं, स्टेटमेंट्स आती है पेपर में कि इनकम टैक्स की जो रिसीट्स थी वो आपकी जीएसटी से ज्यादा थी कि कम थी। तो आप यहां पे देख सकते हो कि इनकम टैक्स से आपको आ रहा है 19%, जबकि जीएसटी से आ रहा है आपको 18%, ठीक है। तो जो अगर आपका जितना भी पैसा आपने कमाया, याद रखना सबसे ज्यादा पैसा आपने उधार लिया, इसमें वर्ल्ड बैंक के उधार, आईएमएफ के उधार, जो नॉर्मल बैंक्स के उधार हैं, दूसरे कंट्री से उधार, सारे सारे लोन्स हो सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सरकार चलती है उधार के ऊपर, लेकिन ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, ठीक है। और ये कॉमन है, आप देखो जितना इंडिया का उधार है उससे कई ज्यादा उधार है अमेरिका का है, लेकिन अमेरिका को हम कभी नहीं कहते कि उसने उधार क्यों ले रखा है। उधार नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी इकोनॉमी में 100 रुपए घूम रहे हैं, ठीक है, और आपको इसमें 100 रुपए और डालने हैं, तो आप पैसा प्रिंट नहीं कर सकते, आपको पैसा कहीं और से उधार लेके आना पड़ेगा, फिर 100 रुपया क्रिएट करना पड़ेगा इकोनॉमी में, और उसी क्रिएशन से आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। पैसा प्रिंट करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। बोरोइंग आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन इतनी बोरोइंग नॉर्मल होती है कंट्रीज के लिए, ठीक है, इतनी नॉर्मल होती है। तो याद रखना, अगर हम बात करें टैक्सेस की, तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन सा हुआ, इनकम टैक्स। याद रखना, आपकी जो पर्सनल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। तो सरकार की 19% इनकम कहां से आएगी, ठीक है, सरकार का 19% पैसा कहां से आएगा, आपकी इनकम से आएगा। फिर है जीएसटी, तो जीएसटी से आएंगी आपकी 18%, ठीक है। याद रखना, इनकम टैक्स होता है एक डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है वही इस टैक्स को पे करता है। और जीएसटी होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि ये टैक्स अक्सर कंपनियों पे लगाया जाता है, लेकिन कंपनियां खुद इस टैक्स को पे नहीं करती हैं, वो अपनी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देती हैं, अपने कंज्यूमर से प्राइस कलेक्ट करती हैं एक्स्ट्रा, और उससे टैक्स भरती हैं किसको, सरकार को, ठीक है। जैसे निम्बस यहाँ पे कोर्सेज सेल करता है, ठीक है, तो उस कोर्सेज के ऊपर 18% जीएसटी लगता है निम्बस के ऊपर, लेकिन जो बच्चों की फीस होती है उसमें 18% जीएसटी रिफ्लेक्ट होता है, और उन बच्चों का जो पेमेंट होती है वो गवर्नमेंट को जाती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो जीएसटी क्या होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। उसके अलावा 17 होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, 17% आ गया आपका देश का कॉर्पोरेशन टैक्स। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज ऑल्सो अ डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है कॉर्पोरेट्स के ऊपर, ठीक है, जो आपकी कंपनियां होती हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके ऊपर लगता है। किसी भी कंपनी, देखो कंपनी ने कोई भी चीज बेची तो उसके ऊपर लग गया जीएसटी, ठीक है। बेच के जो मुनाफा कमाया उसके ऊपर लगा कॉर्पोरेट टैक्स। तो कंपनी बेसिकली 2 टैक्स पे करती है, याद रखना। सबसे पहले तो कंपनी जो भी चीज बेचेगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जिसको हम कहते हैं जीएसटी, ठीक है। और जीएसटी से जितना भी पैसा कमाया, ठीक है, या सेल करने का जितना भी पैसा कमाया, उस सेल से जितना प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर और टैक्स लगता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स से कितना पैसा कलेक्ट होगा, 17%। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं कि किस टैक्स से कितनी कलेक्शन हुई। मेरे पे विश्वास नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस दिखेंगे जिसमें आपसे पूछेंगे कि ऑर्डर अरेंज करो हायर टू लोअर, आपको लिख देंगे कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर आपको लिख देंगे जीएसटी। तो याद रखना, इस साल के बजट में सबसे ज्यादा पैसा कलेक्ट हुआ जीएसटी से, सॉरी इनकम टैक्स से, सेकंड नंबर पे पैसा कलेक्ट हुआ जीएसटी से, थर्ड नंबर पे पैसा कलेक्ट हुआ कॉर्पोरेशन टैक्स से। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है। तो हाईएस्ट टैक्स कौन सा लगा, हाईएस्ट टैक्स कौन सा लगा आपका, इनकम टैक्स। सेकंड नंबर पे लगा जीएसटी, थर्ड पे लगा आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। उसके अलावा होती हैं आपकी एक्साइज
ड्यूटी। उसके बाद क्या होती है आपकी एक्साइज ड्यूटी। याद रखना जितनी भी देश में प्रोडक्शन होती है, देश में कोई भी चीज बनेगी, ऑलवेज रिमेंबर, देश में कोई भी चीज बनेगी या तो उसके ऊपर लगेगा जीएसटी या तो उसके ऊपर लगेगा एक्साइज टैक्स। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं लग सकते। जीएसटी के आने से पहले, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी ही लगती थी, किसी भी चीज के ऊपर एक्साइज ड्यूटी ही लगती थी। फिर कुछ चैलेंजेस थे जो कि ऑब्वियसली अभी हम डिस्कस नहीं करते, हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है। तो जब जीएसटी आ गया तो काफी सारी चीजों से एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स हटा दिया गया। लेकिन याद रखना अभी भी देश में कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आज भी जीएसटी नहीं लगता है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, एफकेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था रिसेंटली। तो देश में किस किस चीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है? तो याद रखना पेट्रोलियम और डीजल, पेट्रोलियम और डीजल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। इसके अलावा याद रखना जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, तो इनके ऊपर आज भी कौन सा टैक्स लगता है? इनके ऊपर आज भी लगता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता है पेट्रोल के ऊपर? पेट्रोल और डीजल पे लगता है एक्साइज, अल्कोहल पे लगता है एक्साइज, टोबैको पे लगता है एक्साइज। टोबैको में सिगरेट भी आ गया और जो दूसरा जर्दा होता है वो भी आ गया। ठीक है, इसके अलावा याद रखना कि अगर कोई चीज इंपोर्ट हो रही है या कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, उसके ऊपर लगती है कस्टम ड्यूटीज। क्या लगती है? उसके ऊपर लगती है कस्टम ड्यूटीज। तो अक्सर पूछते हैं कि जीएसटी के आने के बाद देश में काफी सारे टैक्सेस हट गए थे, तो बोलना कि क्या क्या टैक्सेस नहीं हटे, बोलना कि आज भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटीज ही लगती हैं, कस्टम ड्यूटीज नहीं हटी। उसके अलावा आज भी पेट्रोलियम, डीजल, अल्कोहल और टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो याद रखना इन चार चीजों के ऊपर, ठीक है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ये तीन चीजें, इनके ऊपर आज भी आपका जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा तो क्या लगेगी? एक्साइज ड्यूटी लगेगी। जीएसटी से पहले हर एक चीज के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जीएसटी से पहले हर एक चीज के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती है। ठीक है, तो जिन चीजों पर लगती है, ऑब्वियसली देखो चीजें तीन ही है, ये कस्टम ड्यूटी अलग कर लो, ठीक है, चीजें तीन ही है, लेकिन फिर भी सरकार की 5% इनकम। तो कई बार कहते हैं कि बेवड़ों ने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको संभाल के रखा है, तो ये बात गलत नहीं है। ठीक है, जो आपके एक्साइज ड्यूटी है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट लगता है, यानी कि अगर कोई एक चीज है तो उससे 3 या 4 गुना टैक्स कलेक्ट किया जाता है। सपोज किसी चीज की वैल्यू 100 है तो उसकी वैल्यू 500 कर दी जाएगी, विच इज द केस विद अल्कोहल। ठीक है, 100 रुपए की अल्कोहल बेसिकली टैक्सेस लगाने के बाद सेंटर की एक्साइज ड्यूटी होती है, स्टेट की एक्साइज ड्यूटी होती है, उसके अलावा सेल टैक्स लगता है। इन सब चीजों को लगाने के बाद एक चीज जो 100 रुपए में मैन्युफैक्चर हो जाती है, टैक्स लगने के बाद वो चीज 500 से 600 की बिकती है। ठीक है, लोग पे कर रहे हैं बिकॉज पीपल आर एडिक्टेड। सेम इज द केस विद टोबैको, सेम इज द केस विद पेट्रोलियम एंड डीजल। हालांकि पेट्रोलियम और डीजल पे इतनी हाई ड्यूटी नहीं है, कम ही ड्यूटी होती है, लेकिन याद रखना अगर पेट्रोलियम और डीजल के ऊपर जीएसटी लगना शुरू हो गया तो एक बात याद रखना, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि अगर पेट्रोल और डीजल के ऊपर कल को जीएसटी लगा दिया जाता है तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा? सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा कि पेट्रोल और जो डीजल है वो सस्ता हो जाएगा। और इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा होता है कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाना। एक्साइज ड्यूटी जब लगती है ना तो इसको कलेक्ट करने का सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो एक चीज जिसके ऊपर पहले ही टैक्स कट चुका होता है उसका फिर से एक टैक्स कट जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, लेकिन जीएसटी में ऐसा कोई लूप होल नहीं है, एक चीज के ऊपर एक ही बार टैक्स कटेगा। तो इस कारण से जो चीजें आपकी होती हैं वो बड़े सॉर्टेड तरीके से कम टैक्स कलेक्ट होता है। जब एक प्रोड्यूसर कम टैक्स पे कर रहा है तो कंज्यूमर से हाई प्राइस क्यों चेंज करेगा? वो लो प्राइस चार्ज करके जरा चीजें बेच देगा, जरा मुनाफा कमा लेगा। तो ये सब चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें टैक्सेस की तो सबसे ज्यादा टैक्स किसके रूप में आया? सबसे ज्यादा टैक्स आया आपका इनकम टैक्स के रूप में। तो इनकम टैक्स क्या हो गया? इनकम टैक्स हो गया आपका एक डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सेकंड कलेक्शन हुई है जीएसटी से, थर्ड हुई है कॉर्पोरेशन टैक्स से, फोर्थ हुई है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से। याद रखना यूनियन एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, चार्ज किसी से किए जाते हैं, पे कोई और करता है, जबकि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिससे चार्ज किए जाते हैं वही पे करता है। इसके अलावा कस्टम्स आ गया, देखो यहाँ पे कस्टम्स आ गया ना,
कस्टम्स क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उसको हम कहते हैं कस्टम्स। तो कस्टम ड्यूटी से 4% आ गया। अब देखो यहां से लेकर यहां तक इंडिया में जितने भी टैक्सेस लगे हैं उससे कितनी कितनी इनकम आएगी इसको अरेंज कर लेना। सबसे ज़्यादा इनकम आएगी इनकम टैक्स से, सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे आएगा जीएसटी से, थर्ड पे आएगा कॉर्पोरेशन, फोर्थ पे आएगा यूनियन एक्साइज ड्यूटी और फिफ्थ पे आएगा कौन सा? कस्टम्स। ठीक है, अब आगे है आपका नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। अब नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या आता है? अब सरकार कई बार कोई ना कोई फाइन कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, सरकार लगाती है ना, फाइन्स लगाती है। सरकार कई बार टोल टैक्स हो गया, फीस वगैरह कलेक्ट करती है। तो जितने भी सरकार के फीस और फाइन से इनकम होती है, याद रखना सरकार के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, सरकारी कंपनियां भी तो होती हैं, सरकार के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स हो गया, फाइन्स हो गया, फीस हो गया, इनको हम कहते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है, ये नॉन टैक्स के अलावा पैसा आता है सरकार के प्रॉफिट्स, फाइन्स और फीस से। इसके अलावा याद रखना सरकार को इंटरेस्ट भी आता है। सरकार ने जो पहले लोन दे रखे होते हैं उसके ऊपर सरकार की रिसीट्स भी आती हैं। इसके अलावा सरकार को कई बार बाहर से ग्रांट्स भी आती हैं। तो ये सब क्या है? नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। ठीक है, अब नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या क्या आ गया? सरकार के प्रॉफिट्स आ गए, कंपनियों के फाइन्स आ गया। तो इन सब चीजों से कितना कमाएगी सरकार? 9% कमाएगी। और दूसरा होता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीट में से आएगा सरकार को 1% पैसा। इसमें आप सिंपल तरीके से आप एक चीज समझ लो कि सरकार ने कोई सरकारी कंपनी बेच दी, सरकार ने कोई सरकारी जमीन बेच दी। ठीक है, तो ये सब चीजों से क्या होगा? सरकार का कैपिटल का लॉस होगा। सरकार की कोई ऑलरेडी कोई कंपनी थी, भले ही कम परफॉर्म कर रही थी, अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ तो दे रही थी। अब वो कंपनी गई तो उससे एक बार तो पैसा आ गया, लेकिन उसको रिवाइव करके तो बहुत सारा पैसा आ सकता था। यानी कि आपने, मतलब ये सिंपल एक तुम्हें एक तरीके से बता रहा हूं कि सपोज यू हैड वन हेन। ठीक है, एक मुर्गी थी जो रोज अंडा दिया करती थी। कुछ समय से वो अंडा नहीं दे रही तो तुमने मुर्गी बेच दी। ठीक है, तो उस मुर्गी को बेच के एक बार तो पैसे आ गए, लेकिन अगर तुम थोड़ा बहुत कोशिश करते, तुम्हारे पास एक मुर्गी के एसेट थे जो अंडा दे सकती थी। ठीक है, तो उससे तुम पता नहीं कितनी इनकम कमा लेते फ्यूचर में। तो तुम्हारा एक एसेट गया ना। तो सरकारी को एक कंपनी, देखो इसके अंदर आएगी बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट। क्या आएगा इसके अंदर? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट? सरकारी कंपनियों का, ठीक है, प्राइवेटकरण। ठीक है, या जो प्राइवेटाइजेशन कहते हैं जिसको हम, वही होती है आपकी डिसइन्वेस्टमेंट। सरकारी कंपनियों में प्राइवेट को इन्वॉल्व करना। ठीक है, आई होप कि आप ये चीज समझ गए होंगे। पेपर में क्या आता है? पेपर में आता है पैटर्न। इस पैटर्न को मत भूलना। यहां से लेकर यहां तक है सरकार के टैक्सेस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैसा सरकार कहां से लेके आएगी? बोरोइंग से। उसके बाद फिर जो पैटर्न है ये चलना शुरू होता है। एंड आई होप कि आप इन चीजों को बड़े ध्यान से, बहुत ज्यादा सीरियसली समझोगे, क्योंकि ये चीजें आपके पेपर क्लियर करवा सकती हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली क्वेश्चन आ रखे हैं एंड होपफुली यू विल बी टेकिंग ऑल दिस थिंग्स सीरियसली। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जब सरकार के पास पैसा आ गया तो सरकार का पैसा गया कहां? ठीक है, सरकार का पैसा गया कहां पे? तो अब आप यहां पे देख सकते हो, जो सरकार का सबसे जितना भी पैसा आता है उसमें सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 21% पैसा देना पड़ता है स्टेट को। ठीक है, सरकार का जितना भी पैसा आ गया, देखो सेंट्रल, इंडिया की गवर्नमेंट क्या है? इंडिया की गवर्नमेंट एक फेडरल गवर्नमेंट है। अब याद रखना बहुत सारे टैक्सेस ऐसे होते हैं जो सेंटर कलेक्ट करता है, लेकिन उसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों का हक होता है। तो जितनी भी इनकम सरकार कमा रही है उसमें से कुछ हिस्सा कहां जाएगा? कुछ हिस्सा जाएगा स्टेट्स को। तो कोई टैक्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है उसका एक हिस्सा जाएगा किसको? स्टेट को। है तो खर्चा ही है ना। अगर आपके हाथ से पैसा जा रहा है, इट विल बी काउंटेड एज एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट विल गिव 21% ऑफ इट्स इनकम टू स्टेट एज अ शेयर। तो जितना भी आपका 48 लाख करोड़ जो पैसा था आपका, उसमें से जो आपका 21% मनी है, इट विल गो टू स्टेट एज देयर शेयर। स्टेट्स को इतना पैसा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट पेमेंट। अब आपको मैंने क्या बता रखा था? सरकार ने इतना सारा लोन लिया है। आप देखा नहीं आपने पीछे, सरकार की इनकम का सबसे बड़ा शेयर क्या होता है? सरकार की इनकम का सबसे बड़ा शेयर होता है बोरोइंग्स। तो अगर आपने कोई पैसा बोरो किया है, देखो ये तो इस साल की बात है ना, इस साल कितना बोरो करेंगे, पिछले साल कितना बोरो किया होगा, उससे पिछले साल कितना बोरो किया होगा, तो उसकी मेच्योरिटी भी तो आ रही होगी। तो याद रखना गवर्नमेंट अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा पे करती है एज इंटरेस्ट। ठीक है,
और आप इस पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई पेमेंट करनी है, आपने वो पेमेंट नहीं करी, ठीक है, तो आपको एक डेट रिटर्न देश घोषित कर दिया जाएगा। बहुत सारा पैसा हमने आईएमएफ से ले रखा होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रखा होता है, और अगर आप इस पैसे को वापस नहीं करते हो, यू विल बी अनाउंस्ड एज अ कंट्री इन डेट ट्रैप। डेट ट्रैप, DEBTTRAP, ठीक है, याद रखना। पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस में, डेट ट्रैप क्या होता है। तो डेट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है सॉरी, ठीक है, जहां पे आप किसी लोन की इंटरेस्ट पेमेंट भी ना कर पाओ, ठीक है। जब आपको किसी लोन की इंटरेस्ट पेमेंट को करने के लिए फिर से लोन लेना पड़ जाए, उसको हम कहते हैं डेट ट्रैप। क्योंकि तुम ट्रैप में फंस गए हो, तुमने कोई लोन लिया, तुम्हें उसका ब्याज देने के लिए एक और लोन लेना पड़ रहा है, तो दूसरी बात क्या होगी, जब जो तुमने अगला लोन लिया है उसके लिए फिर से लोन लोगे, तुम फंस गए ना इस सर्कल के अंदर। इसको हम कहते हैं डेट ट्रैप। तो जब आप किसी लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी लोन ले लो, उसको हम कहते हैं डेट ट्रैप। ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि व्हेन अ कंट्री इज अनएबल टू मेक द इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड इज सपोज टू टेक अ लोन टू रिपे द इंटरेस्ट, तो इसको हम कहते हैं डेट ट्रैप। तो किसी भी कंट्री की, इंडिया की तो बात कर रहे हैं, इंडिया का 19% इनकम, देखो अब देखो, हम कहते हैं गवर्नमेंट खर्चा क्यों नहीं कर रही, गवर्नमेंट खर्चा करे कैसे, 21% गया स्टेट्स को, ठीक है, और 19% गया इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली 60% पैसा बचा ना, 40% पैसा तो ऐसे चला गया। और उसके बाद जो पैसा अब स्कीम्स के ऊपर खर्चा होगा, उस स्कीम में आपको पता है कि एक स्कीम कौन सी होगी जो हमने कल डिस्कस करी थी, जिसमें 80 करोड़ लोगों का पेट भरना है, कितना खर्चा होगा आप सोच के देखो यार उसके अंदर। तो ये एक चीज ध्यान देने वाली है। इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो 16% पैसा जो है सरकार खर्च करेगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए। अब याद रखना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें 100% शेयर जो होता है वो सेंटर का होता है। वो स्कीम जो बिल्कुल, ठीक है, किसी भी तरीके से सरकार सेंटर ही रन कर रहा है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। फिर आती हैं आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी होती है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का हिस्सा होता है। वो स्कीम जिसके लिए सेंटर भी कंट्रीब्यूट करता है और स्टेट भी कंट्रीब्यूट करती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। अब यहाँ पे सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है, सेंटर प्रोवाइड नहीं कर रहा। और जो स्कीम कल्ला कल्ला सेंटर दे रहा है, ठीक है, जिसमें स्टेट से कोई 1 रुपया नहीं मांगा, तो उन स्कीम्स के लिए कितना खर्च होगा, 16%। और वो स्कीम्स जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर रही हैं, उन स्कीम्स के लिए होगा आपका 8%। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आपने कोई 5 सेंट्रल सेक्टर स्कीम लिखनी है और आपने कोई 5 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लिखनी है। डू दिस वर्क, इट कैन कम एज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने 5 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लिखनी है और 5 आपने लिखनी है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और इनको आप कमेंट्स में बता सकते हो कि कौन कौन सी स्कीम है। अगर कोई एरर हुआ तो डेफिनेटली आई विल करेक्ट यू, ठीक है। चलिए, दिस इज डन। तो इतना इतना पैसा यहां खर्च होगा। इसके अलावा 4% पेंशन में खर्च होगा, ठीक है, 9% फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। अब याद रखना भारत में, ठीक है, भारत में इस चीज को याद रखना कि एक फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन के लिए आर्टिकल है 280, ठीक है, 280 आपका फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है भारत के संविधान में। यानी कि अगर आर्टिकल है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जिस संस्था का भी मेंशन होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो क्या बन जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280, इसका काम होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पैसों की डिवीजन किस प्रकार से होगी और सेंटर ने कितनी ग्रांट स्टेट को देनी है, कितना कितना पैसा सेंटर ने स्टेट्स को ग्रांट करना है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन बताता है कि इतना इतना पैसा आप स्टेट्स को दे दो। आप सपोज करो पिछले साल कोई फ्लड आ गया, पिछले साल कोई बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई हिमाचल प्रदेश में या किसी भी स्टेट में, जैसे ओडिशा में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बिकॉज ऑफ सुनामी, आंध्र प्रदेश में दिक्कतें आती हैं बिकॉज ऑफ सुनामी, बिहार में नदियां अपना कोर्स चेंज कर लेती हैं, तो जो भी नुकसान वगैरह पिछले साल हुआ होता है, तो फाइनेंस कमीशन बोलता है कि इस स्टेट को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी स्टेटरी ग्रांट्स की। तो फाइनेंस कमीशन आपको गाइड करता है कि यहाँ पैसे दो। तो फाइनेंस कमीशन के बताए हुए पैसों के लिए जो उसको दान तो बेसिकली क्या, जो पैसा दिया जा रहा है उसके लिए 9% खर्चा होगा, ठीक है। अब इसमें आपको याद करने वाली चीज क्या है कि याद रखना पेपर में, ठीक है, पेपर के लिए
कि कितना कितना पैसा आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए, कितना आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए है। कई बार पूछ लेते हैं कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए कम है और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है क्या होता है कि सेक्टर स्कीम के लिए ज्यादा है, स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए कम है, 16 और 8, मतलब वही आधा आधा ही हो गया एक दूसरे का, ठीक है। और दूसरा सबसे ज्यादा पैसा कहां जाएगा सेंटर के खर्चों में, स्टेट का शेयर। सेकंड नंबर पे क्या जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट। तीसरे नंबर पे क्या जाएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब उसके बाद क्या आएगा आपका फाइनेंस क्वेश्चन का ट्रांसफर्स, क्योंकि आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि डिफेंस के ऊपर जाएगा बजट का 8%, ठीक है। 8% ऑफ द मनी विल बी स्पेंट ऑन द डिफेंस ऑफ दिस कंट्री एंड 6% विल बी ऑन सब्सिडीज। अब सरकार एलपीजी देती है, ठीक है, बाकी भी जो सब्सिडीज हैं वो प्रोवाइड करती है सरकार। तो किस किस चीज की सब्सिडी के ऊपर कितना कितना पैसा खर्च होगा वो सब चीजें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक ग्राफिक लगा दूंगा जिसमें आपको ये चीज लग जाएगी पता, ठीक है। यहाँ पे आप, चलो मैं यहाँ हट जाता हूँ, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि किस चीज के लिए कितनी सब्सिडी दी गई है, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अभी मैं गलती से भूल गया इस पीपीटी में डालना, जितना मेरे को याद आ रहा है कि आगे कोई स्लाइड है नहीं इस चीज के लिए, बट आई स्टिल रिमेंबर कि क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। तो हेयर इज द लिस्ट कि आप इसमें यहाँ पे देख पाओगे कि किस चीज के लिए कितनी सब्सिडी दी गई है। जैसे एलपीजी की सब्सिडी होती है, ठीक है, इसके अलावा आपकी पेट्रोलियम की सब्सिडी होती है, फर्टिलाइजर की सब्सिडी होती है। तो किस चीज की सब्सिडी में कितना कितना पैसा है, तो मैं उसकी लिस्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें होगी। सब्सिडीज में 6% हो गया, डिफेंस में हो गया आपका 8%, और बाकी छोटे मोटे जो खर्च हो गए वो हो गया 9%, ठीक है। डिफेंस का याद रखना, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। डिफेंस में भारत के बजट का हुआ 8% खर्च, ठीक है। सेंटर के अपने स्कीम्स के लिए हुआ 16% खर्च, सेंटर के जो स्टेट के साथ मिलकर काम करती है उसके लिए हुआ 8% खर्च, ठीक है। तो ऐसे करते करते गवर्नमेंट का पूरा पूरा खर्चा आ गया। धीरे धीरे किस किस स्कीम के ऊपर कितना खर्च हुआ हम वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, बट मेरा अभी तक विश्वास है कि आपने यहाँ तक ध्यान दिया होगा और चीजें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है। प्लीज बी पेशेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग हियर। तो अगर हम आगे बात करते हैं, अब आगे आपके डेफिसिट्स, ठीक है। तो सरकार ने बजट तो बना दिया, लेकिन सरकार के बजट में कुछ डेफिसिट्स होते हैं, और इन डेफिसिट्स के ऊपर मैंने एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्लास ऑलरेडी ले रखी है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस समय के ऊपर। पेपर के लिए क्या याद करना है मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट हमने डिस्कस किया, रेवेन्यू डेफिसिट हमने डिस्कस किया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया, प्रॉपर डिटेल में आपको मैंने बताया है। अभी इस समय के ऊपर आपको याद रखना है, हमारे पास फाइनल डेटा आ चुकी है 2022 और 23 की। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 2022 और 23 में आपका कौन सा डेफिसिट कितना था। अक्सर आपसे, अगर मैं मतलब आपको एडवाइस दूं, तो अक्सर आपसे यही पूछा जाता है, रेवेन्यू और फिस्कल, ठीक है। रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना 2022 और 23 का जो आपका साल था उसकी प्रॉपर तरीके से डेटा आ चुकी है, और डेटा के हिसाब से आपका 6.4% का डेफिसिट था फिस्कल, और 4% था आपका रेवेन्यू। ऑलवेज रिमेंबर, फिस्कल डेफिसिट विल बी मोर देन दी रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट हमेशा ज्यादा होगा। तो ये दो डेटा पॉइंट्स याद कर लेना 2022 और 23 के लिए। आप देखो 2023 और 24 जो पिछला बजट था उसमें कितना अनुमान था, उसमें अनुमान था 5.9। उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने आधा बजट होने के बाद थोड़ा सा और अनुमान लगाया 5.8, और ये 5.6, यानी कि जितना आपने अनुमान लगाया था उससे कम आपका डेफिसिट हुआ। ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब क्योंकि जो आप देखो, जो पिछला बजट है ना उसकी प्रॉपर डेटा अभी आई नहीं है, उसकी प्रॉपर डेटा आएगी आपके अगले 2-3 महीने बाद, ठीक है। तो जब ये प्रॉपर डेटा आ जाएगी तो अगले बजट में यहाँ पे 2023 और 24 की डेटा लिखी होगी। तो अभी आपसे प्रॉपर नहीं पूछ सकते, कभी भी आपसे प्रोविजनल नहीं पूछते, कभी भी आपसे रिवाइज नहीं पूछते, कभी भी आपसे एस्टिमेट नहीं पूछते पुराने बजट का। अगर आपसे एस्टिमेट पूछेंगे तो आपसे एस्टिमेट पूछेंगे इस बजट का। तो इस पूरे के पूरे टेबल में आपको ये 2 डेटा पॉइंट्स याद करने हैं, और आपको ये 4 डेटा पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। ये 4 डेटा पॉइंट्स आपको याद करने हैं। तो ये पूरा का पूरा पिछला है, इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने की चीज है कि सरकार ने पिछली बार ज्यादा डेफिसिट सोचा था, लेकिन अभी तक जो अनुमान है उससे आपका डेफिसिट कम आ रहा है। तो सरकार को लग रहा है कि यार बिना पैसा बोरो किए, देखो फिस्कल डेफिसिट का सरल भाषा में मतलब क्या होता है कि कितना पैसा आपको बोरो करना पड़ा, ठीक है। तो सरकार ने बोला था कि हमें, देखो डेफिसिट हमेशा होता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो अगर यहाँ पे लिखा है ना 5.9, तो इट इज 5.9% ऑफ जीडीपी, यानी कि आपको जीडीपी का 5.9% पैसा उधार लेना पड़ेगा अपने बजट को फाइनेंस करने के लिए। तो यहाँ पे जितना आपने अनुमान लगाया उससे कम ही आ रहा है।
तो आपने बोला कि इस साल तो और कम पड़ेगा, तो इस साल सरकार ने सोचा है 4.9% का फिस्कल डेफिसिट और 1.8% का रेवेन्यू डेफिसिट। सरकार ने क्या सोचा हुआ है? सरकार ने सोचा हुआ है 4.9% का फिस्कल डेफिसिट और 1.8% का रेवेन्यू डेफिसिट, 0.6% का इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और 1.4% का ये डेफिसिट। ठीक है, कौन सा वाला? प्राइमरी डेफिसिट। प्लीज इन डेटा पॉइंट्स को आप याद कर लेना। ठीक है, दीज डेटा पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और प्लीज इन चीजों को आप याद कर लेना, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, दीज डेटा पॉइंट्स आर कि सरकार ने जो आपका बजट है 2024 और 25 का, इसमें कितना परसेंट, देखो जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट इज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो डेफिसिट की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर मीटर होती है। वैसे डेफिसिट की यूनिट होती है परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो 4.9% ऑफ जीडीपी, 1.8% ऑफ जीडीपी। तो प्लीज रिमेंबर, नो नीड टू रिमेंबर दिस डेटा, इट इज नॉट ऑफ एनी यूज। आपसे अक्सर पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं क्योंकि ये पुराने एस्टिमेट्स है, तो आप इस वाले पार्ट को भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो नया वाला बजट है उसमें आप इन पार्ट्स को देख लेना। ठीक है, उसमें इन पार्ट्स को आप देख लेना। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस डेटा पॉइंट, और ये दो डेटा पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखना। डेफिसिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है डेफिसिट्स के रिगार्डिंग, तो पिछले एक वीडियो है जिसमें मैंने थंबनेल में ये लगाया था कि डू नॉट रीड बजट विदाउट दिस वीडियो, बिफोर दिस वीडियो। तो प्लीज उसके ऊपर ध्यान देना, वो वीडियो में आपको सब कुछ डेफिसिट्स क्या होता है आपको मैंने बता दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज है कि पहले आपका जो डेफिसिट था, बहुत चीज चारों डेफिसिट हो गए ना यहाँ पे आपको एक मतलब ट्रेंड पूछते हैं कई बार पेपर में कि आपका जो डेफिसिट है पहले से ज्यादा है कि कम है। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि 2020 और 21 जो कि बेसिकली आपका कोविड का ईयर था, तो उस साल सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए बहुत सारा पैसा बोरो करना पड़ेगा था, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों की इनकम चली गई थी, जब बिजनेसेस हो ही नहीं रहे थे, ना जीएसटी कलेक्शन होगी, ना इनकम टैक्स होगा, ना कॉर्पोरेट टैक्स होगा। जब बिजनेसेस नहीं चल रहे तो आप उनके प्रॉफिट से क्या हिस्सा मांगोगे जब इनकम ही नहीं है? तो उस समय के ऊपर सरकार को बहुत ज्यादा पैसा बोरो करना पड़ा था। तो आप देखिए उस समय के ऊपर सारे के सारे जो डेफिसिट्स हैं वो पीक कर गए थे। ठीक है, लेकिन तब से हम रिकवर कर रहे हैं। और याद रखना, जो सरकार ने अपना एस्टिमेट किया है, बजट एस्टिमेट किया है, उसके हिसाब से हम काफी अच्छी पोजीशन में हैं। हम बहुत ही कम डेफिसिट जो है वो यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ी एक अच्छी सी चीज है, बस एक ट्रेंड है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार को जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कम से कम बोरो करें, सरकार तब कम से कम बोरो करती है। बट ये डेफिसिट्स कब पीक कर गए थे? 2020 और 21 में, जब कोविड आया था। ठीक है, इनकम थी नहीं, टैक्स कलेक्शन थी नहीं, तो पैसा खर्चा तो चलना ही चलना है। तो उस समय के ऊपर क्या हुआ? फिर पैसा आपने सरकार ने बोरो किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज है कि सरकार के जो रिसीट्स वगैरह हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सरकार के जितने भी आपके रिसीट्स थे, ठीक है, सरकार के जितने भी पैसा आया था, तो आपको मैंने बताया ना कि सरकार के पास जो पैसा आता है वो दो कैटेगरी का होता है। तो सरकार के पास रेवेन्यू रिसीट्स भी आते हैं और कैपिटल रिसीट्स भी आते हैं। अब रेवेन्यू रिसीट बेसिकली सरकार की अपनी इनकम होती है। तो सरकार ने इस साल, ठीक है, क्या सोचा हुआ है? 31.3 लाख करोड़। और यहां क्या है आपका? दिस इज लाख करोड़। ठीक है, और ये आपका 16.9 लाख करोड़। तो आपका टोटल बजट है, टोटल बजट में आपके जितना आपका 48, आप इनको प्लस करो, आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, तो जितना भी सरकार का पैसा है, सरकार अपना, अगर सरकार का टोटल पैसा 48 लाख है, तो उसमें से 31 लाख लाएगी सरकार रेवेन्यू रिसीट से, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट वो पैसा होता है जो सरकार के लिए बर्डन लेके नहीं आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कहां से लेके आ रही है? रेवेन्यू रिसीट से लेके आ रही है। ठीक है, और सरकार हर साल अपने कैपिटल रिसीट्स को कम कर रही है। सरकार हर साल अपने कैपिटल रिसीट्स को कम कर रही है। जितना पिछले साल का रिवाइज्ड एस्टिमेट था, उससे भी इसको कम किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि कितना पैसा सरकार रेवेन्यू रिसीट के फॉर्म में लेके आ रही है? 31 लाख करोड़ लेके आ रही है। सरकार कितना पैसा आपका कैपिटल रिसीट के फॉर्म में लेके आ रही है? 16.9। कैपिटल रिसीट में क्या आता है? कैपिटल रिसीट में आता है बोरोइंग। ठीक है, बोरोइंग बर्डन लेके आता है ना, तो बोरोइंग से पैसा तो आता है, लेकिन वो कैपिटल रिसीट है। अगर हम बात करें डिसइन्वेस्टमेंट की, सरकारी कंपनी को बेचना, तो सरकारी कंपनी को बेचने से पैसा तो आता है, लेकिन वो आपका एसेट खत्म कर देता है, तो वो सब पैसा कहलाता है आपका कैपिटल रिसीट। और सरकार कम से कम पैसा लेके आ रही है कैपिटल रिसीट से, और ज्यादा से ज्यादा पैसा ला रही है किससे? रेवेन्यू रिसीट से। तो इसका ये मतलब है कि सरकार की नजरों में
इकोनॉमी रिकवर कर रही है। अब देखो याद रखना ये एस्टिमेट्स हैं, ये लिखा है ना यहाँ पे, ये बजट एस्टिमेट होगा कितना पता नहीं, लेकिन सरकार इस समय के ऊपर इकोनॉमी की दिशा को लेकर बड़ी पॉजिटिव है, ठीक है, इट इज वेरी पॉजिटिव। और उस पॉजिटिव में ही सरकार कह रही है कि कम पैसा बोरो करना पड़ेगा, कोई कंपनी नहीं बेचनी पड़ेगी। और यहां देखिए बढ़िया टैक्स आएगा। इसमें कौन सी इनकम आती है, इसमें आती है टैक्स और इसमें आती है सरकार के प्रॉफिट्स। तो सरकार कह रही है कि बढ़िया टैक्स आएगा, बढ़िया प्रॉफिट आएगा, यानी कि हमारा कितना पैसा आ जाएगा, 31 लाख करोड़ आ जाएगा हमारा रेवेन्यू रिसीट्स के फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे, अब है खर्चा। अब खर्चा याद रखना, भले ही आपका कैपिटल रिसीट्स कम आने चाहिए लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए। याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट आपको लाके देती है रिटर्न। तो सरकार हर साल प्लान करती है कि हम पिछले साल से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करें और कम से कम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करें। देखो यहां तो सरकार की मजबूरी होगी, ठीक है, यहां तो गवर्नमेंट की कोई ना कोई मजबूरी होगी, इस कारण से इन्होंने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, ठीक है। लेकिन यहां पे सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाने की कोशिश की है। आप हर साल यही देखोगे कि सरकार हर साल अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, वो पैसा जो सरकार आज खर्च कर रही है लेकिन फ्यूचर में रिटर्न ला के देगा। कोई ब्रिज बना दिया, कोई रेलवे नेटवर्क तैयार कर दिया, ठीक है, कोई नई पटरी बिछा दी, ठीक है। इसके अलावा आपने किसी को उधार दे दिया, अगर आपने किसी को उधार दे दिया तो उससे इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा वापस, ठीक है। तो ये सब होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चा है लेकिन ये खर्चा बाद में पैसा भी लेके आएगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। सरकार हर साल डिस्प्ले करती है कि इस साल हम इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और जनता खुश होती है, क्योंकि अगर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो वो पैसा इकोनॉमी में ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये होते हैं सरकार के अपने खर्चे। कैसे खर्चे? कोई लोन दिया था उसको वापस करना है, ठीक है। तो ये से जो सब चीजें आपने पहले बेसिकली बर्डन था बेसिकली आपके पास, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं आपके अपने जो खर्चा होता है, ये होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार को सैलरी देनी है, सरकार को सब्सिडी देनी है, सरकार को स्टेट की हेल्प करनी है, ये सब होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस साल काफी सारा पहले का इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, याद है ना कि सरकार को इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें आने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ठीक है। तो 35 था, अब कितना हो गया 37। देखो हालांकि इतना बड़ा गैप दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन सरकार आपको हाईलाइट कर रही है कि देखो, वो आपको शो करना चाहते हैं कि थोड़ा नहीं, सरकार के लिए ये भी बहुत है। अगर आपका कोई 1.5 लाख करोड़ भी बढ़ रहा है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, सरकार शो कर रही है। तो आपसे पूछेंगे कि पिछले साल से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, ठीक है। तो ये है आपका 15 लाख करोड़, दिस इज 15 लाख करोड़ एंड दिस इज 37 लाख करोड़। तो ये एक डेटा है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। लिख लेना इनको, ठीक है, कि सरकार कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर रही है ना। ये प्लीज जो आपको लास्ट वाला डेटा है ना बजट एस्टिमेट्स में लिख लेना कि रेवेन्यू सीट्स में 31 लाख, कैपिटल सीट्स में 16.9 लाख करोड़, ठीक है, और इसमें 37.1, इसमें 15। ये सिर्फ एस्टिमेट्स है, जो आपका अगले साल का जो एस्टिमेट्स है ना, बस ये लिखना, ठीक है। इसके अलावा सरकार कौन कौन सी चीजों के ऊपर कितना कितना पैसा खर्च कर रही है हम उसकी बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे टॉप 5 इंक्लूड किया हुआ है। तो याद रखना सरकार इस साल आपका डिफेंस, जो कि बेसिकली सरकार का 8% खर्चा है, सरकार ये ना पैटर्न पूछते हैं आपसे, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ पैटर्न जो सरकार जो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं। तो डिफेंस के ऊपर हो रहा है 4,54,000 इतना खर्च, लाख करोड़ खर्च हो रहा है आपका, 4 लाख 4.5 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। फिर रूरल डेवलपमेंट के ऊपर अच्छा खासा पैसा लगाने की सोच रही है सरकार, ठीक है, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है, होम अफेयर्स के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशन के ऊपर आपका 1,25 करोड़, ठीक है, ये इन्होंने सरकार ने इंक्रीज किया, ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इतने बड़े देश में आपका 1 लाख करोड़ से भी कम का खर्चा एजुकेशन के ऊपर किया जाता है। सरकार इस समय के ऊपर नई एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई करने की बात कर रही है। देखो यहाँ पे ना आपको सिर्फ पैटर्न याद करना है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। तो मेजर आइटम्स के ऊपर जो बड़ी बड़ी आइटम्स हैं, तो डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, होम अफेयर्स। अब होम अफेयर्स में क्या आता है? होम अफेयर्स में आती है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, ये होगी ना आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये होगी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी। इसके अलावा आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। होम अफेयर्स के अंदर इतना इतना पैसा आ रहा है, इनको एक पैटर्न लिख लेना बस यहाँ पे। इसके अलावा कौन कौन सी स्कीम को कितना पैसा दिया गया है, याद रखना। सरकार ने मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ सैंक्शन किया है। पता ना मनरेगा कौन सी स्कीम है? मनरेगा के लिए सरकार अगर स्कीम्स की बात करें
तो सबसे ज़्यादा पैसा सेंक्शन किया सरकार ने मनरेगा के लिए। ठीक है, तो मनरेगा के बारे में पढ़ लेना। मनरेगा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक सेकेंड, मनरेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, एंड मनरेगा इज बेसिकली अ स्कीम जिसमें अनस्किल्ड रूरल लेबर को काम प्रोवाइड किया जाता है और इसमें 100 डेज ऑफ वर्क की गारंटी होती है। ठीक है, 100 डेज ऑफ वर्क की गारंटी होती है किसमें, मनरेगा में। तो याद रखना इस साल 86,000 सेंक्शन किया गया है। तो प्लीज एक बार मनरेगा जो स्कीम है इसके बारे में हल्का सा पढ़ लेना। ठीक है, मनरेगा के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं और इस साल तो बेसिकली पैसा भी बहुत बढ़ाया गया है। ठीक है, तो मनरेगा के बारे में हल्का सा पढ़ लेना, कौन से साल में लॉन्च हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, 2005 में इसको लाया गया था, फिर बाद में इसको 2006 में अप्लाई कर दिया गया था, जिसके तहत हर एक अनस्किल्ड रूरल लेबर को काम दिया जाता है फॉर 100 डेज और ये गारंटेड काम होता है, या तो काम मिलेगा या तो पैसे मिलेंगे उस काम के। ठीक है, उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1200 करोड़ खर्च कर रही है सरकार। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा दिया है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बहुत सारा पैसा बढ़ा दिया है। तो प्लीज़ इसमें ध्यान देना कि इंडिया में जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ककरा पावर एंड ऑल, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अब पीएलआई का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। पीएलआई का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, यानी कि जो दवाइयों वाली इंडस्ट्री है, वो वैसे बड़ा अच्छा काम करती है। ठीक है, तो उसको बोला है कि आप और प्रोडक्शन करिए, आपको और बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल्स के लिए ऑलमोस्ट डबल बजट कर दिया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 5 गुना बजट कर दिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए। मनरेगा के लिए भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट 26,000 करोड़ बढ़ा दिए गए हैं। तो एक बार इनको हल्का हल्का अपने माइंड में रखना। मनरेगा को पढ़ लेना प्लीज, और जितने भी इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनको पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, आपको ना ऐसे ही माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, जैसे ही कोई चीज दिखी स्टैटिक की करंट में घूमती हुई, उसको याद कर लो। ठीक है, अगर मैं एक पेपर सेटर हूं, मैं पेपर कैसे सेट करूंगा? मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, अखबार पढ़ते पढ़ते न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात आ गई, मैं बोलूंगा चलो डालते हैं क्वेश्चन एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो जो भी चीज़ करंट में चल रही होती है, उसके अलावा सोलर पावर प्लांट के लिए डबल बजट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स के लिए डबल बजट कर दिया हुआ है। सेमीकंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और सब ये बेसिकली आपका मोबाइल और जितनी आपके टेक्निकल इंडस्ट्रीज होती हैं, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और इंडिया का प्रॉपर एक तरीके से आपका सेमीकंडक्टर्स मिशन है, जिसमें गुजरात में सेमीकंडक्टर्स की बहुत सारी लैब भी स्टैब्लिश की गई हैं। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हल्का सा एक बार पढ़ लेना, सरकार ने डबल बजट कर दिया हुआ है इसकी रिसर्च के ऊपर। ठीक है, और डायरेक्ट बेनिफिट टू एलपीजी की सब्सिडी दी जा रही है। और कितनी सब्सिडी दी जा रही है आपकी? 1500 करोड़ की एलपीजी के ऊपर बहुत भारी सब्सिडी इस बार दी जा रही है। तो इन सब स्कीम्स के ऊपर सरकार ने कितना कितना खर्चा किया, प्लीज एक बार इनको नोट डाउन कर लेना एक बार हल्का सा। ठीक है, ठीक है, अब ये एक नॉर्मल सी डेटा है जो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखो, फिस्कल डेफिसिट तो ऑलरेडी जो है आप हल्का हल्का पढ़ते ही आ रहे हो। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट जो था आपका पिछला साल, उसमें 5.6 का अनुमान है। ठीक है, और जो कि आपका हर साल कम होता जा रहा है। तो कह रहे हैं कि आपकी जो इकॉनमी है वो एक बार अच्छी रिकवर कर चुकी है। बजट में लिखा गया है इकॉनमी अच्छा रिकवर कर चुकी है, क्योंकि 2021 से लेकर अगर हम अभी तक की बात करें तो कोई अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ना, ये 2024-25 है। ठीक है, तो बेसिकली पिछले साल की डेटा है। तो पिछले साल की डेटा के हिसाब से आपका जो फिस्कल डेफिसिट, जो कि मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, देखो यहाँ लिखा है ना परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो 5.6 हो चुका है, जो कि आपको मैंने पहले भी मार्क करवा दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले साल जो आपकी महंगाई थी वो आपकी 5.4% रही है। जो हमारे पास महंगाई की डेटा देखो, महंगाई ठीक है 2020 में थी, फिर कम हो गई थी, फिर एकदम से बढ़ गई थी, फिर कम हो गई है। सरकार के हिसाब से आपकी महंगाई है, देखो सरकार ने हमेशा से ध्यान दिया हुआ है कि महंगाई आपकी रहनी चाहिए 2 से लेकर 6% के बीच में। यह है महंगाई की रेंज। ठीक है, तो बीच में एक बड़ा गलत दौर आया था जब आपकी महंगाई 6.7% हो गई थी, जो कि बड़ा ही दुखदायी, यानी कि बड़ा ही उल्टा इवेंट था। अब फिर से सरकार जो है महंगाई 2 से लेकर 6% के बीच में लेके आ गई है।
यानी कि महंगाई 2% से कम नहीं होनी चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सरकार महंगाई को कंट्रोल करके 5.4। अब देखो महंगाई ना हल्की सी फिर से बढ़ी है, तो आगे की डेटा नहीं है, सरकार थोड़ा बहुत कर लेती है बीच बीच में ऐसा, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस 2023 की डेटा है। इन्फ्लेशन रेट वॉज 5.4%। ठीक है, तो महंगाई कितनी है, 5.4% थी पिछले साल। फिजिकल डेफिसिट कितना था पिछले साल, 5.6% था। ये हल्की हल्की डेटा याद कर लेनी है। ठीक है, और इंडिया की जो जीडीपी है, ठीक है, इंडिया की जीडीपी कितनी थी पिछले साल, ग्रो करने की स्पीड कितनी थी, 8.2%। तो भारत पिछले साल 8.2% की स्पीड पे भारत ने ग्रो किया है। ठीक है, तो पिछले साल भारत ने कितनी स्पीड पे ग्रो किया है, याद रखना 8.2%। ठीक है, ग्रोथ रेट बजट के हिसाब से लास्ट ईयर भारत की ग्रोथ रेट क्या था, 8.2%, ये बजट के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा आईएमएफ के अपने एस्टिमेट होता है, जो पेपर में कोई पूछता भी नहीं है, बजट के एस्टिमेट पूछता है। बजट ने आपको ये बताया कि जो आपकी इकॉनमी है वो 8.2% के ऊपर ग्रो करी है। कोविड में बहुत गिर गई थी लेकिन फिर से रिकवर किया है। फिर हल्का सा शॉक्स आए थे जब आपकी रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी, लेकिन उस से भी रिकवर होकर इकॉनमी जो है वो फिर से बढ़ गई है। तो पिछले साल आपने कितनी ग्रोथ ऑब्जर्व करी है, पिछली बार आपने ग्रोथ ऑब्जर्व करी है 8.2% की। ठीक है, और करंट अकाउंट डेफिसिट इसको भी इग्नोर कर दो। ठीक है, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दिस डेटा। ये इकट्ठा मतलब बाय वन गेट वन फ्री के फॉर्म में डायग्राम आया था, तो मैंने वहीं से उठा लिया। जस्ट रिमेंबर कि इंडिया ग्रीव एट द रेट ऑफ 8.2%। पेपर में पूछ सकते हैं कि कितनी डेट थी। ठीक है, और इन भारत में टैक्स के सिस्टम आया। अक्सर टैक्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कुछ एग्जाम्स हैं जिनमें टैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितना कितना टैक्स कितने कितने इनकम के ऊपर लगेगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि भारत में 0 से लेकर 3 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको एक भी टैक्स नहीं पे करना है। 3 से लेकर 7 लाख की इनकम के ऊपर 5% टैक्स है, 7 से 10 लाख की इनकम के ऊपर 10% टैक्स है, 10 से 12 लाख की इनकम के ऊपर 15% टैक्स है, 12 से 15 लाख की इनकम के ऊपर 20% टैक्स है, और 15 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर 30% टैक्स है। ठीक है, तो याद रखना ये जो टैक्स का सिस्टम है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है आपका टैक्स का रेट भी बढ़ता जा रहा है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो भारत का जो टैक्स का सिस्टम है उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे आपका टैक्स का रेट भी प्रोग्रेस करेगा। यानी कि आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपका टैक्स का रेट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन सरकार के हिसाब से सरकार ने टैक्स को और सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है। ठीक है, और सरकार कहती है, सरकार ने इसे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है, बहुत माइनर सा चेंज किया है, और मैं उस डिटेल में नहीं भी जाना चाहता। ठीक है, लेकिन सरकार कह रही है कि जितनी भी आपकी इनकम थी, ठीक है, अगर आप एक हाईएस्ट ब्रैकेट में आया करते थे, अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर टैक्स पे किया करते थे तो आप मैक्सिमम अप टू 17,000 यानी कि 17,500 रुपये आप बचा सकते हो। तो ये भी याद रख लेना कि सरकार की अगर आप इस नए जो नया टैक्स का रेट आया है, हालांकि छोटे टैक्स पेयर्स को कोई फायदा नहीं होगा इससे, उनको कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। ठीक है, जितने भी आपके बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनको अगर फायदा मिलेगा टैक्स के रेट से तो कितना मिलेगा, 17,500 तक का फायदा मिल सकता है सबसे हाईएस्ट ब्रैकेट में टैक्स पे करने वाले व्यक्ति को। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं जो कि डिस्कशन का पार्ट बन गया था, मतलब बहुत सारी डिस्कशन हुई थी इनके ऊपर, बहुत सारी सरकार को गालियां और आलोचना सुननी पड़ी थी। ठीक है, तो सरकार ने ना बेसिकली कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स लगाया है। आप याद रखना कैपिटल गेन्स क्या होता है, आप शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाते हो और शेयर मार्केट में आपका कोई मुनाफा आता है, तो जो भी पैसा आपको शेयर मार्केट से आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन 2 प्रकार के होते हैं कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा और आपने उसको 1 साल से कम के लिए रखा और आपने फिर उसको बेच दिया तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपने किसी शेयर को 1 साल से ऊपर के लिए होल्ड किया, उसको बाद में बेचा और जो उससे मुनाफा आया उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो सरकार ने जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, उसके ऊपर लगाया है 20% का टैक्स, और जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको लगाया है, ठीक है, उसके ऊपर लगाया है 12.5% टैक्स। लेकिन याद रखना अगर आपका प्रॉपर जो मुनाफा है वो आपका 1,25,000 से कम है तो आपको ना ये टैक्स देना पड़ेगा ना आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से आपको बता दें कि एग्जेम्पशन कब तक है, 1,25,000 पर साल तक। अगर आपका टोटल, ठीक है, जो आपका कैपिटल गेन्स है एसेट के ऊपर, ठीक है,
अगर आपका 1,25,000 से कम है फिर आपको ना शॉर्ट टर्म देना पड़ेगा ना लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, शेयर मार्केट में जो पैसा कमाते हो ना आप, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स, और कैपिटल गेन्स के ऊपर जितना भी आप पैसा कमाते हो, देखो सपोज अगर मैंने कोई शेयर खरीदा रिलायंस का और उसको मैंने 1 महीने में बेच दिया, लेकिन उसके 1 महीने में कोई ना कोई वैल्यू बढ़ गई थी। ठीक है, तो जितना भी पैसा मैंने कमाया उस शेयर को बेच के, ठीक है, उसके ऊपर मेरे ऊपर सरकार लगा सकती है एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 20% का। ठीक है, और अगर मैंने उसको 1 साल से ऊपर रखा और 1 साल से ऊपर रखने के बाद बेचा, तो यानी कि जो मेरे ऊपर टैक्स लगेगा वो लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर पूरी की पूरी शेयर मार्केट में जितना भी मैंने मतलब पैसा घुमाया फिराया जो भी था, अगर मेरे टोटल प्रॉफिट मेरे 1,25,000 से कम होते हैं, तो ना मेरे ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा ना मेरे ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने एंजल टैक्स हटा दिया है। याद रखना, एंजल टैक्स बेसिकली क्या होता है, जितने भी आपके एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, आप सपोज कोई छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी को एक नया इन्वेस्टर चाहिए। ठीक है, तो छोटी कंपनी को तो कोई अक्सर कोई इन्वेस्ट करता नहीं है, तो छोटी कंपनी को जो एक इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट कर देता है वो बेसिकली उस कंपनी के लिए एंजल है। तो जो नई नई कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, एंजल टैक्स। ठीक है, तो सपोज करो मैंने कोई छोटी कंपनी को भी सपोर्ट कर दिया, ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या लगेगा, एंजल टैक्स लगेगा। तो याद रखना, सरकार ने एंजल टैक्स हटा दिया है। इसका मतलब क्या है कि इस समय के ऊपर जो भी आपकी छोटी मोटी नई कंपनियां होंगी, इनके लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इनके लिए फंडिंग लाना आसान हो जाएगा, इनको फंडिंग इजीली मिल जाएगी, क्योंकि जो भी इनको फंड करेगा उसमें कोई टैक्स नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। और याद रखना, जितनी भी आपकी फॉरेन कंपनीज हुआ करती थी उनके ऊपर पहले कॉर्पोरेट टैक्स लगा करता था 40%, अब वो कॉर्पोरेट टैक्स लगा करेगा 35%। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे याद रखना कि जितनी भी बाहर की कंपनियां आया करती थी, बाहर की कंपनी के ऊपर जितना भी प्रॉफिट कमाती थी उसके ऊपर पहले लगता था 40%। ठीक है, तो उससे अभी कितना लगेगा, 35%। तो याद रखना, जो कॉर्पोरेट टैक्स है फॉरेन कंपनीज के ऊपर, अर्लियर इट वाज 40, नाउ इट इज 35। यानी कि सरकार चाहती है कि और फॉरेन कंपनीज बाहर से भारत में आए। अब आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा टैक्स कि कोई कंपनी का 40% इनकम आप कलेक्ट कर ले रहे हो उससे, देखो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहली बात ये फॉरेन कंपनी है। ठीक है, और अगर फॉरेन कंपनी यहाँ पे आ रही है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आ रही होगी। और दूसरी बात यह है कि इन डेवलप्ड कंट्रीज कॉर्पोरेट टैक्सेस आर अबाउट 50%। ठीक है, तो बेसिकली जिस कंट्री से ये कंपनी इंडिया में आ रही है ना काम करने के लिए, वहाँ पे इसको 50 या 55% टैक्स पे करना पड़ता होगा, इसलिए भारत में आ रही है। तो अगर इसको भारत में 40% टैक्स भी देना पड़ रहा है ना, तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल ही है, ये कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं है। ठीक है, तो होपफुली जो हमने यहाँ पे डिस्कशन करी आपको वैल्यूएबल लगी होगी। ठीक है, पेपर की बात चलती रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको ऐसे भी कुछ एनरिचमेंट हुई होगी, और आपने अगर इस पॉइंट तक पहुंच गए उसका मतलब आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अटेंटिव, एंड आई होप कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, टचवुड यही पेपर में आए, ठीक है, और आपको याद आए कि ये वीडियो हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। ठीक है, तो बजट वाला टॉपिक जो है उसको आज हम यहाँ पे संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं। और इकोनॉमिक्स के और भी टॉपिक्स हैं, और प्रॉपर टॉपिक्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी, मल्टीपल टॉपिक्स एंड आई प्रॉमिस कि इन सारे टॉपिक्स को मैं इस चैनल के ऊपर डिस्कस करूँगा और पेपर से पहले डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आई एम कमिंग विद मोर वीडियोज ऑन दीज टॉपिक्स। तो होपफुली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। ठीक है, तो बजट इज डन, इकोनॉमिक सर्वे इज नेक्स्ट। इकोनॉमिक सर्वे में वैसे तो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट होती है, लेकिन हम नॉर्मल सी बेसिक डेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे मार्क कराई हैं, मेरी जो डिस्कशन यहाँ पे हुई है, प्लीज़ उनको आप लिख लेना, नोट्स बना लेना। 3 या 4 पेज आपके मैक्सिमम यहाँ पे खर्च होंगे। पेपर से पहले इनको रिवाइज करना, और जब आप पेपर में जाओगे तो होपफुली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड होपफुली इस बार भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।